तुम्हें मनु नहीं भी पसंद है तो भी उस किताब को तो रहने दो, उसी का तो खा रहे हो तुम दिया हुआ। अगर वो हट गया तो तुम तो खत्म हो जाओगे। बेचारे मनु ने कितनों की रोजी रोटी लगा दी है, मनु ने कितनों को नेता बना दिया है। आज ही मैं के फेसबुक पे स्टेटस पढ़ रहा था कि वो जो पाकिस्तान के लोगों का वध हुआ है, सॉरी भारतीय उनका जो हत्या की गई है, सॉरी वध मैंने गलत बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, कि जो फौजी की जो हत्या की गई, ब्रूटल मर्डर जो किया गया है। मैं फेसबुक पे बड़ा कॉमेडी पढ़ रहा था कि लिखा हुआ है कि वो भारतीय फौजी जो है पूछता है कि सर हम क्या करें, तो मनमोहन सिंह ने यूं अपनी उंगली के मैं मैडम से पूछ के बताता हूँ, है ना। और राहुल गांधी ने उसके अंदर कहा है कि पहले उन हिंदू आतंकवादियों से निपटो जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा हुआ है कि इसमें किसी मुसलमान भाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैं मनुवाद की बात कर रहा हूं, मायावती का सबसे बड़ा चेहरा बनाया हुआ, उसने कहा हुआ है पहले ये देखो कि वो मनुवादी थे या गैर मनुवादी। कितना बड़ा बिजनेस है, उसी के बहाने रखो। अगर तुम्हें मनु नहीं पसंद है कोई बात नहीं, लेकिन रखो। मुझे सलमान खान की फिल्में नहीं पसंद है, लेकिन मैं प्रोड्यूसर बनूंगा तो उसको हीरो ले लूंगा, पैसे तो कमा के देगा। तुम बिना किसी भी चीज को जाने, तुम में से अधिकांश लोग जो मनुवाद का विरोध करते हैं, मनुवाद पहले तो शब्द ही नहीं है कोई। मनुस्मृति एक किताब है जो भारत में चला करती थी, और अब तुम लोग जान लो कि यदि देवदासी जैसी परंपरा के अंतर्गत एक ब्राह्मण को पकड़ा जाता तो उसको अपने प्राण 15 दिनों में जल छोड़ करके त्यागने होते। एक महिला के साथ बलात्कार करने पर देवगृह में उसे अपने शरीर में अग्नि लगानी पड़ती, आग लगानी पड़ती, बिना किसी दंड विधान के, उसे स्वयं जलना होता। तुम्हारा मनुस्मृति चल रहा होता तो शायद किसी और देश में तुम रह रहे होते। सिर्फ तुम सिरे से मनुस्मृति को खारिज कर रहे हो क्योंकि उसमें वर्ण व्यवस्था है। तुम्हारे पास आज वर्ण व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे कॉलेज में वर्ण व्यवस्था नहीं है, कहां नहीं है। तुम्हारा तो संविधान वर्ण व्यवस्था को समर्थन देता है, कहता है ये जाति आरक्षित है, ये जाति आरक्षित नहीं है। और कौन सा होता है वर्ण व्यवस्था? तुम कहते हो वर्ण व्यवस्था, तुम्हारे पास हर जगह वर्ण व्यवस्था है। ये क्रमिक, ये काम करने वाला है, ये सत्ता संभालने वाला है, ये लड़ाइयां लड़ने वाला है। यही सब था 2500 साल पहले। एक अलग तरह के शब्द थे, एक इंटेलेक्चुअल वर्ग था, एक शासक वर्ग था, एक मेहनत करने वाला वर्ग था, एक व्यापारी वर्ग था, सिंपल। अब तुम इतना क्यों खींचातानी कर रहे हो? अच्छी चीजों को तुम्हें लेना नहीं है और गालियां देनी है, तो अपना दृष्टिकोण बदलो। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी विषय पर बोलने से पहले उसमें गहराई तक उसका अध्ययन करो, ठीक है, और तब बोलो। अब आप पूछो, वो तो चलेगा जिनके लिए उत्तर था। मैं आलोक स्कूल ऑफ लाइफ साइंस से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि वो 20 साल तक हम लोग जैसे रहे, तो उन्होंने सिर्फ 10 साल में मुझे लगता है जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, आध्यात्मिक ज्ञान या फिर शास्त्र से जो भी पाया, तो 10 साल तक उन्होंने पाया। उसके बाद 10 सालों का एक्टिव लाइफ था जिसमें उन्होंने अमेरिका गए और फिर भारत में पूरा भ्रमण करके। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि वो क्या थे? परम ज्ञानी थे या वन ऑफ द मोस्ट जीनियस पर्सन एवर बॉर्न थे, या फिर उनके पास एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी थी इसके अकॉर्डिंग वो अमेरिका जाते फिर इंडिया के फैलाते धर्म को? देखो, सबसे पहली बात तो अगर ये सवाल आप विवेकानंद से पूछते तो उनका जो पहला उत्तर होता तो वो ये होता कि वो कुछ भी नहीं थे, जैसा वो बार बार कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जो भी कुछ हूं बस अपने गुरु की कृपा मात्र हूं। ठीक है, मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा कर दी और मैं बन गया। वास्तव में भारतीय चिंतन बहुत अलग तरह से चलता है, और भारतीय अध्यात्म को समझने के लिए तुमको उस डिवोशन को समझना पड़ेगा। कोई भी गुरु जो है वो तब तक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो अपने को खाली नहीं कर देता है। तो वो स्वयं को खाली करता है, और खाली करने के बाद अपने भीतर गुरु को आने देता है। तो जो अध्ययन है, जो ज्ञान है, वो गुरु से आ रहा है। लेकिन अगर आप उसे बिल्कुल बायोलॉजिकली समझना चाहते हो, बहुत फिजिकली समझना चाहते हो, तो ये आप समझ लो कि विवेकानंद सचमुच एक जीनियस व्यक्ति थे। वो उनके जन्म से ही उनकी प्रतिभा, निष्णात थे बहुत अपने हर चीज में, हर ज्ञान में। खेलने में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा वो कुश्ती करते थे, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल से तो उनको इतना प्रेम था कि एक बार किसी ने आकर उनसे पूछा, जब वो स्वामी बन चुके थे, तो किसी ने कहा कि मैं गीता समझना चाहता हूँ, बहुत जल्दी समझना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा सामने फुटबॉल का ग्राउंड दिख रहा है, उसमें जाओ और 3 घंटे फुटबॉल खेलो, गीता समझ में आ जाएगी। तो इस कदर प्रैक्टिकल थे, बहुत विनोद प्रिय थे, बहुत तार्किक थे। और जैसा मैंने कहा कि वो अपने जीवन में पश्चिम से प्रभावित हुए थे, और उसमें जो सबसे बड़ा उन पर प्रभाव पड़ा था वो था जॉन स्टुअर्ट मिल का। परमहंस
से पहले वो एक्चुअली अगर किसी के भक्त और शिष्य थे तो वो जॉन स्टुअर्ट मिल के थे, और वो मनुष्य की स्वतंत्रता में बहुत गहरा विश्वास करते थे। और यही बात है कि जब वो बोलते हैं पश्चिम में, तो दो धाराएं विवेकानंद में मिल जाती है। एक तो परमहंस का वो प्यार, वो वैराग्य, और जॉन स्टुअर्ट मिल का वो व्यक्तिवादी सोच जो थी, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित जो सोच थी। इसलिए विवेकानंद एक बहुत ही अलग तरह के, मतलब बहुत ब्यूटीफाई होकर के दिखते हैं आपको। और दूसरी बात कि स्ट्रेटेजी, हाँ डेफिनेटली वर्णवाद के अनुसार वो कायस्थ परिवार में जन्मे थे, जो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ही जाना जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाई और उसके अनुसार वो गए। 3 साल उन्होंने पश्चिम में प्रचार किया। फिर वहां से उन्होंने रेड क्रॉस और अन्य ईसाई मिशनरियों से उसने मिशन के कारोबार को सीखा और भारत में मिशन को लेकर के आए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तमाम पश्चिमी लोगों को अपने साथ जोड़ा और भारत के वो तथाकथित मनीषियों और ऋषियों के लिए रास्ता खोला, जो भारत में तो थे लेकिन वो विदेश से जुड़ना नहीं चाहते थे। मैं इसे बहुत साफ तौर पे कहता हूं कि अगर विवेकानंद नहीं होता अमेरिका जाने के लिए तैयार, तो ना तो वहां पिस्कॉन के सैकड़ों टेम्पल खड़े होते यूरोप और अमेरिका में, न ओशो को भगवान कहने वाले 5 करोड़ लोग घूम रहे होते, न नीदरलैंड हॉलैंड जैसे देश में राम सिक्का चल रहा होता। ये सब विवेकानंद के जो एफर्ट है, जो उसने जो इनिशिएटिव लिया था, उसका परिणाम है। सर जैसे हम लोग पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं बाहर, तो मतलब मेरा प्रचार हो जाए और फिर मतलब नॉलेज गेन एक स्टेटस लग जाता है और फिर इंडिया में आने के बाद किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में लेकिन विवेकानंद का ऐसा कुछ नहीं था। विवेकानंद का तय इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत में साधुओं की जो इज्जत थी वो बहुत ज्यादा थी, तब भी और आज भी है, अनडाउटली ये है। तो अभी आप देखना कुंभ में, तो आप नहीं भी जान रहे नागा साधु, लेकिन उसके सामने 1000 लोग झुके होते। इंपोर्टेड होना अभी तक अध्यात्म में, तो क्योंकि उधर से क्या लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। हाँ, लेकिन भारत से जो भारत का जो नॉलेज था, भारत की जो गरिमा थी, वो चूंकि अंग्रेजों से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो छोटी लाइन के बगल बड़ी लाइन खींचने में इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया में ही भारत की प्रतिभा और भारत के कान लगाने के लिए मैं विवश करता हूं। और हकीकत यह है कि विवेकानंद के बाद अमेरिकन मीडिया खास तौर पे भारत की तरफ देखना शुरू करता है और विवेकानंद एक रास्ता खोलते हैं कि उसके बाद मीडिया चल करके भारत में आता है। फिर वो अरविंदो को भी सुनता है, रमन को भी सुनता है, गांधी को भी सुनता है, सबको सुनता है। तो स्ट्रेटेजी उनकी थी पश्चिम के लिए। भारत के लिए ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं। भारत के लिए उनके पास, मैंने कहा कि 100% प्रेम था और कुछ भी नहीं। जैसा वो बार बार अपने हमारे पास बहुत समय नहीं है, हम गुरु जी को बहुत देर नहीं रोक सकते। 2 प्रश्न हम और लेंगे। सिर्फ मैं ये चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने अभी प्रश्न पूछा था, जो यहाँ से भाग खड़े हुए हैं, उनके प्रश्नों का जरा आप उत्तर दे देते तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता हम सब लोगों को। नहीं, उनके प्रश्न जो थे वो प्रश्न नहीं थे। एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, एक बहुत अच्छे से याद रखना एक बात को, कि विरोध यदि सृजन के लिए किया जा रहा हो तो उसका अर्थ होता है, विरोध अगर सिर्फ विरोध के लिए किया जा रहा हो तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो प्रश्न वो नहीं था।